इनफर्टिलिटी का सोल्यूशन आईवीएफ नहीं है। हम जब कपल्स हमारे पास आते हैं तो कई ये सोच करके आते हैं कि हमें बस बच्चा हो चाहिए, आप आईवीएफ कर दो। या एक ऐसी क्लास भी आती है जो सोचती है कि अरे इनके पास नहीं जाएंगे क्योंकि ये तो आईवीएफ ही बोलेंगे। हम वो बात नहीं करते हैं। इंसान की लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है शादी और फैमिली, है ना। ऑब्वियसली शादी के बाद हर कपल चाहता है कि उनका खुद का बेबी हो, लेकिन हम बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस या कपल्स में देखते हैं कि उनका बेबी नहीं होता है, जिसके कारण वो लोग डिवोर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर डिप्रेशन, लड़ाई झगड़े, ये सारी चीज़ों को देखने को मिलता है। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आईवीएफ होता क्या है और ऐसे कपल्स के लिए वो कैसे ब्लेसिंग्स है। आपने ठीक बोला कि आफ्टर बर्थ एक कपल के लिए जो मैरिज होती है एक सबसे बड़ा लाइफ का इन्वेस्टमेंट है। तो ये डिसीजन, ये इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा ठीक बैठना चाहिए। और मैरिज के बाद सिर्फ कपल का नहीं, एक फैमिली का भी गोल होता है कि वो अपना परिवार आगे बढ़ाए, एक बच्चा है। हालांकि मुझे ये लगता है कि ये पर्सनल चॉइसेस हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी में चाहिए रहता बिल्कुल है। लेकिन सोसाइटियल नॉर्म्स ऐसे हैं कि जिसको नहीं भी चाहिए या जिसको हो नहीं रहा है, वो दोनों को एक ही नज़र से देखते हैं। और कहीं ना कहीं आपने बोला कि वो मैरिटल डिस्प्यूट्स का भी रीज़न बनता है। और सोसाइटी से उन लोगों को एक तरीके का बॉयकॉट भी कई बार सहना पड़ता है। हालांकि टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन स्टिल ये सारी चीज़ें कहीं कम कहीं या ज़्यादा दिखाई देती हैं। तो वो कपल्स जो लोग प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं लेकिन एक सफिशिएंट टाइम तक उन्होंने ट्राई कर लिया है, जैसे अगर कम उम्र में शादी हो गई है, फीमेल की एज 30 के नीचे है और उनको कोई और प्रॉब्लम नहीं है, तो साल भर तक वो ट्राई करें। अगर 30 से ज़्यादा की एज है या पहले कोई सर्जरीज हो चुकी हैं या कोई गायनेक या मेडिकल प्रॉब्लम है, तो 6 महीने के ट्रायल में अगर उन्हें बच्चा नहीं होता है तो उन्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और हर इनफर्टिलिटी का सोल्यूशन आईवीएफ नहीं है। हम जब कपल्स हमारे पास आते हैं तो कई ये सोच करके आते हैं कि हमें बस बच्चा हो चाहिए, आप आईवीएफ कर दो। या एक ऐसी क्लास भी आती है जो सोचती है कि अरे इनके पास नहीं जाएंगे क्योंकि ये तो आईवीएफ ही बोलेंगे। हम वो बात नहीं करते हैं। हम बात करते हैं फर्टिलिटी सॉल्यूशंस की। प्रॉब्लम जो है उसको आइडेंटिफाई करना और उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देना हमारा काम है। बच्चा पैदा होगा नहीं होगा ये एक नेचर का जॉब है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है और नेचर ही करती है। तो आईवीएफ भी ऐसा ही एक सॉल्यूशन है जो उन इनफर्टाइल कपल के लिए वरदान है जिन्हें सिंपल मेडिकेशन या कोई सर्जरी या कुछ टिप्स से फ़ायदा नहीं होता है। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ आईवीएफ के ज़रिए सॉल्व करी जा सकती हैं। तो आईवीएफ एक मैक्सिमम लेवल ऑफ आर्टिफिशियल असिस्टेंस टू नेचर है। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि वो नेचर का रिप्लेसमेंट है। तो ये बोलना कि आईवीएफ एक बच्चा पैदा करने का इलाज है या आईवीएफ तो एक आखिरी का रास्ता है या अभी तो हमने कुछ और ट्राई नहीं किया तो हम आईवीएफ क्यों कराएं, या एट द सेम टाइम ये सोचना कि हमें जल्दी बच्चा चाहिए, आप कुछ मत करो, हमारा बस आईवीएफ कर दीजिए, ये सब बातें गलत है। आईवीएफ को अगर हम एक लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करें तो आईवीएफ का मतलब होता है एग्स यानी कि फीमेल गेमीट्स, स्पर्म्स यानी कि मेल के गेमीट्स, इनको बॉडी के बाहर निकालना, बाहर में इन दोनों को फर्टिलाइज कराना, एक गर्भ तैयार करना जिसे हम एम्ब्रायो बोलते हैं या नेचुरली वो 2 हफ्ते के गर्भ के बराबर होता है, और उसे वापस यूट्रस में ट्रांसप्लांट कर देना। इसका मतलब आईवीएफ है। हाँ, उसके बाद का प्रोसेस तो नॉर्मल ही होता होगा जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी में होता है। बिल्कुल। कुछ टाइम पहले जब मुझे आईवीएफ का बहुत अच्छे से नहीं पता था तो आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी सुनने से मेरे थॉट में आता था कि बस बाहर ट्यूब में ऐसे बेबीज होते हैं, बाहर होते हैं करके। नहीं, टेस्ट ट्यूब का मतलब ये आम भाषा में इसलिए चला क्योंकि आईवीएफ में मैंने बोला कि एग्स और स्पर्म को बॉडी के बाहर ले जाकर के हैंडल करना, एक एम्ब्रायो बनाना और वापस उसको यूट्रस में डालना। शरीर के अंदर यही काम फेलोपियन ट्यूब्स करती हैं।
तो वहाँ से आईवीएफ में टेस्ट ट्यूब का चलन आया। अब क्योंकि इस इलाज का यूज़ किया जाता है टू गेट द चाइल्ड, बच्चा लाने के लिए, तो Yes. बेबी वर्ड उसमें जोड़ दिया गया। हालांकि वो एक मिसनोमर है। Yes. हम बच्चा नहीं पैदा करा रहे हैं, हम नेचर को असिस्ट कर रहे हैं। ओके तो क्या हमारी सोसाइटी में लोग इतने ओपन माइंडेड होते हैं जो आपके पास आते हैं वो डायरेक्ट इस रीज़न के बारे में ओपन अप होके बात कर पाएँ कि उनको बेबी क्यों नहीं हो रहा है, लाइक क्योंकि एक कुछ मतलब और भी अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। अब इस फील्ड में मुझे प्रैक्टिस करते हुए 20-22 साल 23 साल yes. हाँ लगभग हो चुके हैं, 20 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो मैंने वो 5-10 साल में तो जनरेशन्स चेंज हो जाती हैं। तो मैंने एक वो टाइम भी देखा है जब लोग आईवीएफ का नाम लेने से भी झिझकते थे। अगर कोई कराता भी था तो वो इतना छुपे छुपाए में कराता था कि किसी को पता नहीं चल जाए। इनफैक्ट कई लोग तो ऐसे थे कि आईवीएफ से अगर बच्चा हो तो मेरे आसपास आने से भी पब्लिकली घबराते थे कि अगर इनके पास में रहेंगे तो लोग कहीं ये पता नहीं चल जाए कि आईवीएफ से हुआ है। और आज हम लोग ऐसे टाइम में हैं जहां लोग सामने से आकर के बोलते हैं कि डॉक्टर मुझे आईवीएफ कराना है, और कई बार हमें मना करना पड़ता है कि लुक तुम्हें अभी आईवीएफ की ज़रूरत नहीं है, और भी सॉल्यूशंस हैं जो कि कंपैरेटिवली सिंपल हैं, उससे बच्चा हो सकता है। तो हर चीज़ का आंसर आईवीएफ नहीं है। तो टाइम हैज़ चेंज, और अब तो सेलिब्रिटीज़ भी ओपनली इसके बारे में बात करने लग गए हैं। तो अवेयरनेस बढ़ी है, लेट मैरिजेस हुई हैं, तो लोगों को समझ में आने लग गया है कि बच्चे के लिए प्रोफेशन या पर्सनल लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ करना, या पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ के लिए अपनी बच्चे को कॉम्प्रोमाइज़ करना, कोई भी बात ठीक नहीं है। तो वुमेन, खासकर वर्किंग वुमेन के लिए, और मुझे लगता है कि आजकल तो सिर्फ वर्किंग वुमेन क्या, ये वर्किंग कपल या कोई भी कपल हो, बहुत सारी लाइफ की प्रायोरिटीज़ चेंज हो रही हैं। तो बैलेंस स्ट्राइक करने की बहुत ज़रूरत है। तो लोग ओपन हुए हैं, बट अभी भी कुछ तबका ऐसा है जिसे इसके बारे में पता नहीं है, या वो अभी भी इसके आसपास में टबूज बना करके चलते हैं। यस तो आप जब लोग आपके पास आते हैं, आपने कहा कि आप उनको पहले कंसल्ट करते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है, तो आईवीएफ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत किनको होती है? कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आईवीएफ इकलौता सॉल्यूशन है, जैसे वो महिलाएं जिनकी दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हो चुके हैं और उसे नहीं खोला जा सकता है, या वो कपल जिसमें हस्बैंड के स्पर्म्स ज़ीरो काउंट है, और उसे हम मेडिसिन्स के ज़रिए या किसी और प्रोसीजर से नहीं इम्प्रूव कर सकते हैं, या वो कपल जिसमें फीमेल्स के ओवरी, अंडाक्षय जहाँ से अंडा बनता है, वो किसी वजह से काम करना ही बंद कर दिए हैं, या तो वो कोई जेनेटिक रीज़न हो सकता है, या उनकी कोई सर्जरी हुई, या उनको कोई कैंसर हुआ, उसका कोई ट्रीटमेंट चला, या कई बार क्या होता है कि नेचुरल मेनोपॉज आ गया है, अंडाक्षय काम करना बंद कर गए हैं 40, 45, 47, 48 ईयर्स की एज में, और वो चाहते हैं कि उन्हें बच्चा हो। तो ये कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे आईवीएफ में डिले नहीं करना चाहिए, इमीडिएटली इसे एज अ फर्स्ट सॉल्यूशन लेना चाहिए। और आईवीएफ इनके अलावा और भी केसेस में हेल्पफुल होता है जहाँ पे हम बाकी के ट्रीटमेंट ट्राई कर चुके हैं, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, और अब हमें ये भी जानना है कि क्यों नहीं हो रहा है, और साथ के साथ में हमें प्रेगनेंसी लाने के चांसेस को भी बढ़ाना है। तो ऐसे केसेस में भी आईवीएफ किया जाता है। और अभी जो एक रीसेंट एडिशन हुए हैं पिछले 5-7 साल में, और बहुत लोगों में इसको लेकर के जागरूकता भी आई है कि लड़कियां अब लेट मैरिज कर रही हैं, अब प्रोफेशनली इंक्लाइंड हो रही हैं, लेट मैरिजेस कर रही हैं, तो नेचर तो उसके हिसाब से अपना कोर्स नहीं बदलेगी। तो मैंने बोला कि औरतों को स्मार्ट बनना पड़ेगा। तो वो स्मार्ट बनने का एक तरीका ये कि हम अपनी फर्टिलिटी को प्रिजर्व करके रखें। प्रियंका चोपड़ा एग्जाम्पल है इनका, कि टाइम रहते हम आईवीएफ कराएं, अपने एग्स को फ्रीज करा के रख दें, ताकि फिर वो जो बैक ऑफ द माइंड हमारे या फैमिली या सोसाइटी, अरे तुम इतनी उम्र हो रही है, तुम शादी नहीं कर रही हो, या तुम बच्चा नहीं कर रही हो, तो आगे जाकर के दिक्कतें आएंगी। वो ठीक बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि
को ठीक करने के लिए या बच्चा पैदा करने के लिए शादी किसी करना से है। भी शादी कर ली जाए, वो पार्टनर आपकी पसंद का चाहे आगे हो या आगे नहीं हो। क्वेश्चन में था मेरे कि अगर मैं हाँ। पर्सनली खुद को देखूं, अभी मेरी 25 साल है हाँ। और मुझे अभी जल्दी नहीं शादी करना है, हाँ। लेकिन हमारे सोसाइटी में है कि 23-24 तक लड़कियों को शादी कर लेना चाहिए। उनके हिसाब से मे बी कि यही राइट टाइम है, फिर उसके बाद बच्चे लेने का यही राइट टाइम है। तो अगर मुझे अभी शादी नहीं करनी है और आफ्टर 30 में करना चाहती हूँ तो मुझे क्या करना होगा? लाइक आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है ये कि सोसाइटी के भी नॉर्म्स रहते हैं कि जल्दी शादी जल्दी बच्चा कर लेने चाहिए, और नेचर का भी ये रूल है और गलत नहीं है पेरेंट्स का बोलना, सोसाइटी का बोलना, क्योंकि वो लोग अपने एक्सपीरियंसेस से देखे हैं, सीखे हैं। हर फीमेल की बॉडी में जो ओवरीज रहती है, जहाँ से अंडा बनता है और ये डिसीजन होता है कि हमारा रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन यानी कि कब तक हम बच्चा पैदा कर सकते हैं, वो प्री डिसाइडेड होता है। यानी कि किसी भी लड़की के पैदा होने से पहले उसके ओवरीज ने कितने एग्स बनाने हैं वो हमारे जेनेटिक्स डिसाइड कर देते हैं। इनफैक्ट जब वो गर्भावस्था में होती है, हम अपनी मदर के पेट में होते हैं, उसके 5वें-6वें महीने में ये डिसाइड हो जाता है। ओके, एग काउंट और जो स्पर्म काउंट होता है वो जेनेटिकली भी इफेक्ट करता है? एग काउंट तो डेफिनेटली, स्पर्म काउंट इतना कैलकुलेटेड वे में नहीं चलता है, ये दोनों थोड़े से अलग अलग चलते हैं। तो अगर हम औरतों की बात करें तो उनको अपनी लाइफ टाइम में कितने एग्स बनाने हैं वो प्री डिसाइडेड होता है बर्थ पे ही। और वो एक रिजर्व तय होता है, हम उसे बोलते हैं ओवेरियन रिजर्व्स, और उस रिजर्व में से हर महीने एग्स इस्तेमाल होते जाते हैं। तो ऑब्वियसली एक स्टेज ऐसी आएगी जब ओवरीज के रिजर्व्स खत्म हो जाएंगे और उसके बाद पीरियड्स आने भी बंद हो जाते हैं, नेचुरल कंसीव करने की कैपेसिटी भी खत्म हो जाती है। तो ओवेरियन रिजर्व्स जानने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर फीमेल का ये रिजर्व अलग अलग होता है। हो सकता है कि किसी के लिए 28-29 साल में शादी करना लेट हो, किसी के लिए 30-32 में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके लिए मैं ये सजेस्ट करूंगी कि सबसे पहले अपने रिजर्व्स जान लो। तो वो कोई भी लेडी, एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट होता है जिसे हम बोलते हैं AMH, एंटी मुलेरियन हार्मोन, और इसके साथ में अगर हम एक अल्ट्रासाउंड करा लें ओवेरियन रिजर्व्स को जानने के लिए, तो हमें पता चल जाता है कि हमारे बैंक में कितना है। ओके, है ना? तो अगर वो पता चल जाएगा तो हम उसके हिसाब से प्लान कर सकते हैं। अगर लगता है कि हमारे रिजर्व्स अच्छे हैं, हमें 28, 29, 30 में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, तो ठीक है, जब आप प्रिपेयर हैं शादी करिए, बच्चा प्लान करिए। और अगर लगता है कि नहीं रिजर्व्स कम हैं, जब हम शायद प्रिपेयर होंगे शादी या बच्चे के लिए, तब तक नेचर हमारा साथ छोड़ चुकी होगी, उस सूरत में हम IVF विद एग फ्रीजिंग, इस टेक्नोलॉजी को यूज करके अपनी फर्टिलिटी प्रिजर्व कर सकते हैं। लेकिन एक ऑप्शन है ना, IVF तो है, लाइक हमें डराया जाता है कि बच्चा होने का एक एक्सपायरी डेट होता है। हाँ। लेकिन IVF के थ्रू हम कब तक इसको ले सकते हैं? कर तो किसी भी एज में सकते हैं, क्योंकि हम कभी भी थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन की हेल्प से IVF में खुद का बच्चा भी प्लान कर सकते हैं। लेकिन इसमें मैं 2 बातें ऐड करना चाहूँगी। पहला कि इंडिया में लीगल गाइडलाइंस हैं कि हम कब तक IVF कर सकते हैं। तो वो गाइडलाइन के हिसाब से फीमेल की एज अगर 50 साल से ऊपर हो चुकी है या मेल की एज 55 साल से ऊपर हो चुकी है, तो वो IVF के जरिए बच्चा पैदा नहीं कर सकते। तो ये तो एक लीगल गाइडलाइन है जिसे डेफिनेटली हमें फॉलो करना पड़ता है। दूसरा, अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन भी मांगे, अगर ये गाइडलाइंस नहीं भी थी तब भी मैं इस फेवर में नहीं रहती थी कि वो कपल जो एडवांस एज के हैं उन्हें IVF के ज़रिए भी बच्चा पैदा करना चाहिए। बिकॉज सिर्फ बच्चा पैदा कर लेना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी इससे बड़ी चीज़ है। एक बच्चे को हमारे सामाजिक परिवेश में कम से कम 18-20 साल तक, 16-17 साल तक तो पेरेंट्स की केयर, उसका सपोर्ट लगता ही लगता है। तो अगर पेरेंट्स की एज ज़्यादा है, वो फिज़िकली फिट नहीं है या मेंटली फिट नहीं है, तो अगर हमने बच्चा पैदा करा भी दिया एडवांस एज में, तो क्या फ़ायदा है हमारे को वो लेबल लेकर के कि मैंने इतनी एडवांस एज में किसी का बच्चा करा दिया। मुझे तो कोई खुशी नहीं मिलती थी, बिकॉज वो बच्चे के लिए ठीक नहीं है।
हाँ। तो एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मुझे ये लगता है कि जितनी हमारी जिम्मेवारी उस कपल को एक बच्चा देने में है, उतनी जिम्मेवारी ये भी है कि वो बच्चे को आफ्टर बर्थ एक क्वालिटी पेरेंटिंग मिले। तो इसीलिए अगर फीमेल की एज 50 प्लस या मेल की एज 55 प्लस है, या मुझे लगता है कि वो कपल मेडिकली या मेंटली कैपेबल नहीं है एक गुड पेरेंटिंग के लिए, तो मैं ऐसे केसेस में कभी भी आईवीएफ नहीं करती हूँ, ना सजेस्ट करती हूँ। बेस्ट एज कौन सी है आईवीएफ के लिए? कोई भी एज बेस्ट नहीं है। मैंने यही बोला कि एज सच आईवीएफ को हम क्यों जोड़ें कि किस एज में करना चाहिए या कैसा, ये Okay. पर्सनल चॉइसेस हैं। यस। हमने लीगली बता दिया कि 50 के ऊपर नहीं जा सकती हैं फीमेल्स, और जैसे मैरिज की एक एज है कि 18 के नीचे आप मैरिज नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि 18-19 में आप शादी करते एकदम बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार हो जाते हैं। तो एक रिलेशनशिप में आए, सेटल हों, एक दूसरे को टाइम दें, नेचुरल ट्राई करें, नहीं हो रहा है या पहले से आपको कोई प्रॉब्लम पता है, तब जल्दी आईवीएफ में जाना चाहिए। अदरवाइज एज सच एक कोई फिक्स्ड हैमरिंग करना कि नहीं इस एज में कर ही लेना चाहिए या ये एज में नहीं करना चाहिए, आई डोंट थिंक सो। मतलब मैं पर्सनलाइज्ड अप्रोच में जाती हूँ, तो इसलिए किसी फिक्स्ड क्राइटेरिया को तो नहीं फॉलो करेंगे। आईवीएफ की सक्सेस रेट क्या है? आई मीन कोई अगर आईवीएफ टेक्नोलॉजी के थ्रू बेबी करना चाहता है तो उसको उसका क्राइटेरिया क्या होता है? 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट? मैंने शुरुआत ही इसी से करी कि आईवीएफ कोई बच्चा पैदा करने का इलाज नहीं है। नहीं। जैसे नेचुरली कोई भी कपल चाहे वो बिल्कुल भी परफेक्ट क्यों ना हो, वो गारंटी नहीं ले सकता है कि मैंने 1 महीने कोशिश करी है तो उसी महीने मुझे प्रेगनेंसी रुक जाएगी। ऐसे ही हम आईवीएफ में 100% एश्योरेंस नहीं दे सकते हैं कि हमने एक अटेम्प्ट किया, एक साइकिल किया तो उसमें रिजल्ट मिल ही जाएगा। यस, आफ्टर ऑल आप लोग भी इंसान ही हैं। नहीं, इंसान तो सभी हैं। आई मीन इसमें डॉक्टर। इसमें ये बात है कि ये आर्टिफिशियल असिस्टेंस है। आप अपने काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, मैं अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती हूँ, लेकिन एक बच्चा अगर हमें आईवीएफ के जरिए पैदा करना है तो एज अ डॉक्टर मेरा काम है आपको गाइड करना, इंस्ट्रक्ट करना। आपका काम है उन गाइडेंस और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। लेकिन एक थर्ड एंगल है, वो है नेचर का काम है कि हमारे जो एफर्ट्स हैं उसमें डिसाइड करना कि जान आएगी कि नहीं आएगी। तो मैं कोई भी नेचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं ले सकते, इसलिए इसमें 100% एश्योरेंस नहीं है। लेकिन हाँ, आईवीएफ का सक्सेस रेट केस टू केस वेरी करता है। कुछ केसेस ऐसे रहते हैं जहाँ हम बोलेंगे 10, 20, 30% ही है सक्सेस रेट। कुछ केसेस ऐसे रहेंगे जहाँ पे हम 80% तक का भी बात करते हैं। लेकिन जब किसी को भी हम आईवीएफ का सजेशन देते हैं तो हम उनको मेंटली प्रिपेयर करके चलते हैं कि देखिए ये एक अटेम्प्ट की बात नहीं है, आप 2-3 अटेम्प्ट का सोच करके चलें, और केस टू केस हम फिर क्यूमुलेटिव प्रेगनेंसी रेट या सक्सेस रेट उनको बता करके चलते हैं। तो अगर आईवीएफ की जर्नी स्टार्ट करने से पहले ये सारी चीज़ों की क्लैरिटी रहे ना, तो वो जर्नी आसान हो जाती है। यस। अननोन सरप्राइजेस नहीं आएंगे, या अगर क्लैरिटी नहीं है तो अनजाना एक डर सा बना रहता है। उस वजह से फिर सोसाइटी में मिथ्स भी बनते हैं कि आईवीएफ से ऐसा हो जाएगा, आईवीएफ से वैसा हो जाएगा। तो वी फोकस ऑन, मतलब आईवीएफ की जर्नी से ज़्यादा आईवीएफ से पहले की जो प्रिपरेटरी जर्नी होती है, मैं उस पर ज़्यादा फोकस करती हूँ, बिकॉज उसके बाद की जर्नी तो बहुत आसान और कैलकुलेटेड वे में चलती है। ओके। आईवीएफ सेफ कितना है अगर कोई वुमेन इस टेक्नोलॉजी से बेबी पैदा कर रही है?